तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर 8वां है। ओके, 8th लेक्चर है आज का। और बेटा आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत मजेदार होने वाला है भाई साहब, बहुत जबरदस्त होने वाला है भाई साहब। ये आंखें हमारी खुल जाएंगी एकदम बहुत बड़े ढंग से, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूडो फोर्सेस की। ठीक है, सूडो फोर्सेस वाकई में बहुत जबरदस्त टॉपिक होता है। और जानते हो जैसे ही भाई साहब सूडो फोर्स के बारे में पता चला, मतलब बेसिकली क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे अराइज होने लगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भाई साहब गलत प्रूव होने लगा। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन गलत प्रूव होने लगा तो भाई साहब लोगों की तो मतलब आंखें खुल गई, ये साला क्या हो रहा है भाई साहब, न्यूटन का लॉ ही गलत हो गया। तो भाई साहब उस समय फिर एक नई फोर्स की खोज हुई जिसे बोला गया सूडो फोर्स। और जैसे ही सूडो फोर्स की खोज हो गई उसके बाद सारे के सारे जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है उनकी वैलिडिटी और पक्की हो गई और मजा आ गया भाई साहब फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो भाई सूडो फोर्सेस होते क्या है, क्यों हमें पढ़ने चाहिए, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और कैसे सवाल बनाए जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के भाई साहब जेईई और नीट में क्वेश्चन कैसे बनाए जाएं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं अच्छे से कवर कर लूंगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसकी टॉपिक की जो वर्कशीट है वो पहले से ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी गई है। तो अगर अभी तक आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के उसे ज्वाइन कर लो यार। और ज्वाइन कैसे कर लें सर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है भाई साहब, जाकर के ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी अपडेट तुम्हारी छूटे नहीं और सारी की सारी वर्कशीट अपने को टाइम पर मिल जाए। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये बात भी हो गई। अच्छा इसके अलावा बढ़िया सा अच्छा सा कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है भाई साहब, परंतु बढ़िया नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है भाई साहब, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो जगह जगह पर वीडियो को स्टॉप करना है। ठीक है, अच्छे अच्छे से नोट्स बनाने हैं। कहीं पे लगे कि मैं थोड़ा सा तेज बोल गया तो वीडियो को जरा थोड़ा सा स्लो करके देख लेना है। कहीं पे लगे कि समझ नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना है। और फिर भी नहीं समझ आया हो तो नीचे कमेंट कर देना और मैं भाई साहब हर एक बच्चे के कमेंट का जवाब जरूर 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 देता हूं भाई साहब। ये सारे बच्चे जानते हैं भाई साहब, पुराने चैनल वाले है ना। तो ये बात हो गई। ठीक है, चलो आ जाओ, फालतू टाइम पास नहीं करते, चर्चा शुरू करते हैं अपनी सूडो फोर्सेस के साथ। और सूडो फोर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ज्ञान देता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है भाई साहब, वो समझ आ जाएगा तो सूडो फोर्स भी अपने आप समझ आ जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो भाई, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं सबसे पहले कि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है भाई, है ना। ये बहुत आसान चीज है, कोई खास परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सुनो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली जहां बैठकर हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, जहां बैठकर हम लोग मेजरमेंट लेते हैं ना भाई साहब, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर बैठ करके वीडियो देख रहे होगे, है ना, फोन में या तो लैपटॉप में वीडियो देख रहे होगे, आसपास आपके कोई टेबल होगी, कोई कुर्सी होगी, कोई चेयर होगी, तो आपसे पूछा जाए कि भैया आप ये बताओ आपसे कुर्सी कितनी दूर है, तो आप क्या करोगे, एक इंची टेप लेकर के आओगे और उसका एक सिरा जहां पर आप बैठे हो वहां रख दोगे और दूसरा सिरा ले जाओगे सीधा उस कुर्सी टेबल तक और नाप करके बता दोगे कि भैया 5 मीटर दूर है। तो आपने वो जो 5 मीटर नापा वो किसके रिस्पेक्ट में नापा भैया, जहां बैठे थे उसके रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में नापा उसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है ना। जहां पर आप बैठे थे, जिसके रिस्पेक्ट में आपने मेजरमेंट ली, ऑब्जर्वेशन ली, उसे ही कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाकी कोई खास बात नहीं है। तो बेसिकली जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जो सेट ऑफ एक्सिस होते हैं XYZ, बस वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं और कोई खास बात नहीं है। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो सेट ऑफ एक्सिस होते हैं, जो सेट ऑफ एक्सिस होते हैं, सेट ऑफ एक्सिस होते हैं, सेट ऑफ एक्सिस आर कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत बढ़िया भाई साहब, बात समझ आई सर आपकी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक, अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं फिर, है ना, ये भी बहुत जानना जरूरी है। एक बार ये समझ आ गया फिर मैं चर्चा को सीधा का सीधा सूडो फोर्स पर डाइवर्ट कर दूंगा, फिर मजा आएगा एकदम। ठीक है बेटा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा इसका क्या मतलब होता है भैया, ये सुन लो बेटा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट ना कर रहा हो, या तो चल ही ना रहा हो, और चल रहा हो तो कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब कि या तो मैं किसी चीज का ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं या रुक कर, तो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या अगर मैं भाग भी रहा हूं तो कांस्टेंट रफ्तार से भाग रहा हूं और भागते भागते फिर मेजरमेंट ले रहा हूं, मान लो मैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा हूं और भागते 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 मैंने कोई मेजरमेंट ले ली, तो मैं ऐसा कहा जाऊंगा कि मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं।
ठीक है। और अगर मैं वो चलो बाद में बात करूंगा, इतनी बात तो समझ आई ना, पक्का पक्का है ना, फिर बाद में बात करेंगे, एक और एग्जांपल बाद में पिक करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोला गया कि दीज आर बेसिकली नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत बढ़िया साहब, तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इसका क्या मतलब समझे सर? इसका ये मतलब समझे कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मतलब निकला कि या तो जो वेलोसिटी है या तो वो कांस्टेंट रही होगी या फिर वो जीरो रही होगी। बहुत बढ़िया, ये बात है ना। तो इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो या तो मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो, मतलब कि फ्रेम कैसा रहा हो, रेस्ट में रहा हो। अरे कैसा रहा हो, रेस्ट में रहा हो। तो इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोल दिया जाएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। आमतौर पर हम लोग ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा भी कमेंट कर सकता है कि सर धरती माता भी तो घूम रही है ना। अरे धरती माता का जो घूम रही है उधर तो बहुत धीमा धीमा घूम रही है, और उसके साथ साथ सब लोग घूम भी रहे हैं, है ना। मैं भी घूम रहा हूं, आप भी घूम रहे हो, है ना। तो क्या बोल देते हैं उसको, हम बोल देते हैं कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है भाई साहब, है ना। कैसा है, मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ग्राउंड को कैसा फ्रेम माना जाता है इन जनरल, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। जो लेबोरेटरी होती है हमारी, जो लैब फ्रेम, कहीं पर आप सवालों में लिखा देखेंगे कि द मेजरमेंट इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। तो बेटा वो जो लैब फ्रेम है दैट इज कंसिडर्ड इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का एकदम सोच लो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर, ये बात आपकी समझ आई सर। और दूसरा फ्रेम वो कौन सा होता है, इसे कहते हैं कौन कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत बढ़िया साहब, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है बेटा जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब कि इनमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन जीरो होता है। कैसा होता है, नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैं किसी गाड़ी में बैठा होता, मेरी गाड़ी चल रही होती और गाड़ी का कोई एक्सेलरेशन भी रहा होता मान लो, तो उस समय मैं जो भी मेजरमेंट लेता, मैं ऐसा कहता कि मैं इस समय कहां बैठा हुआ हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हूं। कहां बैठा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हूं। क्यों, क्योंकि मेरी गाड़ी तो एक्सेलरेट कर रही है, या मैं भाग रहा हूं तो किसी एक्सेलरेशन के साथ भाग रहा हूं, तो उस समय उसको क्या कहा जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया भी था कि बेटा बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। बोलो बोलो कौन सी थी भाई साहब, वेलोसिटी थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी क्वांटिटीज ऐसी थी जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती थी भाई साहब। परंतु कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी थी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भाई साहब किसी भी फ्रेम से मेजर कर लो, इससे उससे फलाने से ढिमकाने से, वो हमेशा वही रहेगा। टाइम ऑफ इवेंट भाई साहब किसी भी फ्रेम से मेजर कर लो, भाई साहब टाइम ऑफ इवेंट कभी भी चेंज करने वाला नहीं। ये सारी की सारी बातें आपको पहले बता दी गई थी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर, हम तो सूडो फोर्स पढ़ने आए थे सर, आप हमको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाने लग गए। ये तो बड़ा गलत है साला, वीडियो हमने गलत चुन लिया है लग रहा है। तुमने वीडियो गलत नहीं चुना है। अभी हम लोग सूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सर सूडो फोर्स का ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सर क्या लेना देना है? बेटा हुआ क्या कि न्यूटन बाबा के पेट में दर्द हो गया, न्यूटन के पेट में दर्द हो गया, क्या पढ़ा रहा है ये? अरे सुनो मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा एक्सेलरेटिंग फ्रेम में गलत होना प्रूव हो गए, मतलब गलत प्रूव होना शुरू हो गए। मतलब जब वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब लगाए जा रहे थे तो बिल्कुल टिच रिजल्ट दे रहे थे, परफेक्ट रिजल्ट दे रहे थे। परंतु जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाया जा रहा था ना, तो यार गलत रिजल्ट आ रहा था। कैसा रिजल्ट आ रहा था? गलत रिजल्ट आ रहा था। तो ये तो बड़ी यार गड़बड़ हो गई, चलो तो गलत हो गया यार मामला, है ना। मैं तुमको समझा भी सकता हूं, देखो सुनो, मैं समझाने का ट्राई करता हूं, एक बार सुनना मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मान लो ये दो लिफ्ट है हमारे पास, है ना। मैंने बोला मान लो ये हमारे पास ऐसे दो लिफ्ट है, ठीक है। बोला सर ठीक है ना। मैंने बोला मान लो दोनों ही ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हैं। बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आती है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि अंदर यहां पर मैंने एक वेइंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक मास लटका दिया m, और यहां पर भी एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक मास लटका दिया m। बोला सर ठीक है। और मैंने क्या करा ना,
मैं भाई साहब यहां पर खड़ा होकर के, नीचे धरती माता पर खड़ा होकर के मैं ये जानना चाहता हूं कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आर ये क्या होने वाली है। स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है आर वो क्या होने वाली है ये मैं जानना चाहता हूं। तो मैं जब यहां पर खड़ा होकर कैलकुलेट कर रहा था, सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, तो ऊपर की तरफ इसमें रही होगी रीडिंग टेंशन, है ना, टेंशन ऐसे रही होगा ऊपर की तरफ जो फोर्स रहा होगा, और नीचे फोर्स लग रहा होगा mg। तो जब मैंने यहां पर खड़ा होकर के देखा तो मैंने देखा यार ऊपर की तरफ तो लग रही है टेंशन और नीचे की तरफ लग रही है mg, पर ये m मास तो ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, मतलब कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है यार, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि t माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग थी वो जो उसमें टेंशन है वही तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है r, है ना। तो अच्छा, तो टेंशन क्या आ गई, टेंशन आ गई भाई साहब mg और प्लस ma। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ठीक भाई ये। फिर मैंने क्या किया, फिर भाई साहब मैं जाकर के इसके फ्रेम में ही बैठ गया, मतलब जाकर के मैं लिफ्ट के अंदर ही बैठ गया। और जब लिफ्ट के अंदर जाकर के जब मैंने स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी चाहिए, सुनना जरा ध्यान से, देखो मैंने बोला ऊपर की तरफ मान लो टेंशन T है और नीचे की तरफ है mg। तो अब तो मैं लिफ्ट के अंदर ही हूं यार, तो मैं भी लिफ्ट के साथ साथ ऊपर भी जा रहा हूं, ये डब्बा भी लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा है। तो मुझे ये डब्बा चलता हुआ दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि वाकई में तो हम दोनों ही चल रहे हैं ना यार। हाँ, मैं देखूंगा ये डब्बा भाई साहब यहीं पर रुका हुआ है, मैं देख रहा हूं, अच्छा मेरे सामने डब्बा है, मैं भी ऊपर जा रहा हूं, डब्बा भी ऊपर जा रहा है, तो मेरे को तो डब्बा चलता हुआ नजर ही नहीं आएगा यार। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे के तरफ वाले फोर्स। अच्छा, तो अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेंज कर गई यार। हाँ ये बात, पर दोनों में से सही रीडिंग कौन सी है, ये सही है कि ये सही है भाई साहब, कौन सी सही है। तो देखा गया कि भाई साहब जब आप ग्राउंड फ्रेम पर खड़े होकर के जो आपने रिजल्ट निकाला ना, वो रिजल्ट बिल्कुल सही था और ये रिजल्ट भाई साहब बिल्कुल गलत था। तो भाई साहब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम लोग देख एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं लगा पाए, जब मैंने ग्राउंड पर खड़ा होकर के लगाया तो भाई साहब एकदम टिच रिजल्ट आया, परफेक्ट रिजल्ट आया। परंतु जैसे मैंने लिफ्ट के फ्रेम में से लगाना चाहा तो आंसर गलत आ गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहा न्यूटन लॉ तो यार हर फ्रेम में वैलिड होना चाहिए यार, पर ये तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में वैलिड नहीं हो रहे। तो बोला गया कि हाँ यार अब एक नए फोर्स की जरूरत है, अब एक नए फोर्स की इंट्रोडक्शन की जरूरत है। मैं इसी चीज को बिल्कुल आसानी तरीके से भी आपको समझा सकता हूं, बिना इक्वेशन के भी समझा सकता हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो आप बस में बैठे, जाकर के आप बस में बैठे, बस चल नहीं रही अभी बस चल नहीं रही भाई साहब, आप बस में जाकर के ऐसे कुर्सी पर ऐसे बैठ गए, बस ड्राइवर आया भाई साहब, बस ड्राइवर ने अचानक से भाई साहब तेजी से बस को एक्सेलरेट करा, मतलब जैसे तेजी से उठाते ना गाड़ी को, उसने भाई साहब तेजी से उठाया गाड़ी को। तो जैसे आप बैठे हुए थे ना, जैसे ही बस आगे बढ़ी आप पीछे ऐसे हो गए आप अचानक से, उसने जैसे स्पीड बढ़ाई बस की, आप ऐसे हो गए। तो जैसे उसने स्पीड बढ़ाई, क्या उसने आपके ऊपर कोई फोर्स लगाया? बोले नहीं। तो आप ये पीछे कैसे हुए? भाई हमें पता है कि अगर बॉडी का मोशन होना है तो बॉडी के ऊपर फोर्स होना जरूरी है, और जैसे ही मैं अचानक से पीछे हुआ तो मतलब मेरे ऊपर तो फोर्स लगा होगा ना। बोले हाँ, पर बस ने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, ड्राइवर ने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ऐसे कैसे? फोर्स तो जीरो था पर एक्सेलरेशन फिर भी आया। हाँ, फोर्स तो जीरो था पर एक्सेलरेशन तो फिर भी आया। बस अभी तो गड़बड़ हो गई यार। सोचो सोचो सोचो, चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक मार दे तो आप अचानक से घुबच ऐसे आगे आते हो। हाँ, आप आगे आए तो उसका मतलब कि आगे की तरफ आपके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लगा है, और लगा है तो भाई साहब दिख नहीं रहा अपने को, चलो फोर्स तो लेकिन लग तो रहा है परंतु दिख नहीं रहा। भाई साहब उसी फोर्स को कहा गया सूडो फोर्स। क्या कहा गया? सूडो फोर्स कहा गया। अच्छा ये बात है यार, फोर्स लगता तो है पर दिखाई नहीं देता। हाँ यार, उस फोर्स को क्या कहा गया? उस फोर्स को कहा गया सूडो फोर्स, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगते। कहां लगते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लग रहे होते हैं भाई साहब। हाँ ये बात, बोलो बात समझ आई? पक्का पक्का है ना, ये बात होती है भाई साहब सूडो फोर्सेस की। ठीक है, अब ये लगते कैसे हैं, क्या मैग्नीट्यूड होता है, क्या डायरेक्शन होती है, क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, कैसे सवाल बनाने, इसकी चर्चा मैं यहां पर कर लेता हूं। पर अभी मोटे मोटे तौर पर मुझे ये बात समझ आनी चाहिए कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं हो रहे थे, इसीलिए सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगाकर सवाल आराम से बनाया जा सके। बात समझ आ गई? पक्का 110%? चलो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, देखो अब बात करते हैं हम लोग सूडो फोर्सेस की। ठीक है, आ जाओ सुनो, देखो सूडो फोर्स की बात करेंगे। सूडो फोर्सेस, ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, एकदम परेशान नहीं होना, है ना। सुने मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने बोला मान लो कि ये है हमारी कोई ऐसे धरती माता। बोला ठीक है सर, है ना। मैं बोल देता हूं मान लो कि हमारे पास ना यहाँ पर ये कोई ऐसे ट्रक है। ओके, ये है कोई तो ऐसे ट्रक। बोला सर ठीक है, आपकी बात समझ आ गई सर, है ना। बोला ये अपने पास ऐसे कोई तो ट्रक है। लो भाई
ये हमारा ट्रक हो गया और ट्रक हमारा चल रहा है आगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई ड्राइवर बैठा हुआ है ना, ऐसे, और ट्रक चल रहा है आगे ए एक्सेलरेशन के साथ। ट्रक चल रहा है आगे ऐसे ए एक्सेलरेशन के साथ, और यहां पर हमने रख दिया कोई भी ऐसे डब्बा m मास का, कोई भी रख दिया हमने डब्बा m मास का। तो बेटा आप लोगों ने शायद ये बात नोटिस भी करी होगी कि जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है ना, तो गाड़ी में रखा हुआ सामान पीछे की तरफ हो जाता है। कैसे हो जाता है? पीछे की तरफ हो जाता है। और जब गाड़ी अचानक से ब्रेक मारती है तो वही सामान आगे की तरफ हो जाता है। अरे हाँ, ये बात तो मैंने नोटिस करी है। करी कि नहीं करी? भाई साहब, चलती हुई गाड़ी जैसे एक्सेलरेट करती है, जैसे रफ्तार पकड़ने लगती है, तो सामान सारा पीछे आ जाता है, ऐसे ऐसे पीछे आ जाता है। हम सीट में बैठे होते हैं ना, तो हम सीट में भी ऐसे पीछे दबने लगते हैं, अरे 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 ऐसे दबने लगते हैं, और जैसे अचानक से ब्रेक आके खुबात चला आगे। हाँ, ये बात है ना। तो भाई एक्सेलरेशन की बात करते हैं। क्या बोला हमने कि भाई साहब जैसे ही भाई साहब ये ट्रक एक्सेलरेट करने लगेगा, ये जो m मास का डब्बा है ना, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा। हाँ बेटा, जो फोर्स है ना, इसे ही बोला जाता है सूडो फोर्स, नकली फोर्स, PSEUDO, सूडो फोर्स। देखो डायरेक्टली इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस m मास के ऊपर, परंतु कहीं से आ जा रहा है ना। कोई धक्का या खिंचाव कोई डायरेक्टली नहीं लग रहा, परंतु कहीं से तो आ रहा है, इसीलिए बोला गया इसका सूडो फोर्स है, नकली फोर्स है। लगा नहीं रहे फिर भी लग रहा है ना, इसीलिए बोला गया सूडो फोर्स। अब बेटा कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, तो उसकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। कोई भी फोर्स हो तो उसकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या? पहला तो उसका मैग्नीट्यूड, पहला तो उसका मैग्नीट्यूड कि भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा। दूसरा उसकी डायरेक्शन कि भाई इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, है ना। और तीसरा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि भाई साहब लगेगा कहां पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीन चीजें उसकी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन्हीं तीन चीजों को मैं सूडो फोर्स के लिए आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। PSEUDO है ना, P से स्टार्ट होता है, समझना इसको। नाम में भी सूडो है, ये तो नाम सूडो है, S से शुरू हो रहा है, स्पेलिंग साला P से शुरू हो रही, नाम में भी मजाक कर रहा है, लग भी रहा है तो भी मजाक कर रहा है, और साला नाम में भी मजाक कर रहा है यार, है ना। आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, सुनो। सूडो फोर्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड कि भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका लगेगा कितना, अमाउंट कितना होगा। सुने मेरी बात, इतना लगेगा। कैसा बोला गया? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम से मेरा क्या मतलब है? जैसे मैं इसी सवाल की बात करता तो सिस्टम होता हमारा ये ट्रक, ट्रक प्लस ये डब्बा, है ना। तो एक्सेलरेशन ए है ना इसका, तो यही है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, यही है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। बोला सर ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी सर? डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। जैसे कि हमने देखा कि ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था ना, तो इस पर फोर्स कहां लगा? पीछे लगा, है ना। तो ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, ये सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब। अच्छा, ये बॉडी पर जब लगेगा तो कहां लगेगा एग्जैक्टली? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। हालांकि इससे अभी मेरा कोई खास लेना देना नहीं है। जब रोटेशन की बात आएगी, जब सेंटर ऑफ मास की बात आएगी, तब आपको बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अभी मेरे लिए इस तीसरे पॉइंट का कोई खास मतलब नहीं है। परंतु भाई साहब ये जो दो पॉइंट है ना, ये जो दो पॉइंट है, इस समय मेरे लिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व। कि लगेगा कितना भाई साहब? लगेगा कितना? बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब जो सूडो फोर्स लगा होगा, सूडो फोर्स जो लगा होगा वो कितना लगा होगा? बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और डायरेक्शन क्या रही होगी? डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। माने अगर मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो पक्का पक्का उस एक्सेलरेशन से उल्टी है। ये बात भाई साहब एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये बात अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो। और नहीं तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड तो हम जानते ही हैं, और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? कॉमन सेंस के साथ लिखेंगे सवाल में, तो हमारी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। बेटा इन तीनों पॉइंट को समझे बिना अच्छे से आगे मत बढ़ना वीडियो में, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। कैसे समझे सर? देखो ध्यान से देखो, जो ये जो क्या बोलते हैं, जो टार्क था हमारा, टार्क
टर्क नहीं है, ये ट्रक है। जो ट्रक था वो आगे बढ़ रहा था तो फोर्स लगा पीछे। अगर ट्रक इधर जा रहा होता तो फोर्स लगता इधर। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही होती तो फोर्स लगता नीचे। लिफ्ट अगर नीचे जा रही होती तो फोर्स लगता ऊपर। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? 110%। मिटा दूं इसको? समझ आ गया ढंग से? चलो इसका अच्छा सा हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा देखो, बिल्कुल सिंपल इलस्ट्रेशंस के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और बिल्कुल जीरो से चर्चा को शुरू करके और फिर अच्छे लेवल के सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, जो सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन या जो एग्जांपल लिया जाता है सूडो फोर्सेस को समझाने के लिए, वो होती है लिफ्ट प्रॉब्लम्स। ओके, क्या होती हैं? लिफ्ट प्रॉब्लम्स। ओके, और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला देता हूं कि बेटा जब भी हम किसी चीज को तराजू के ऊपर रखते हैं ना, वेइंग बैलेंस के ऊपर रखते हैं, वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं, तो तराजू क्या नापती है? तुम बताओ। मास नापती है, वेट नापती है, या कुछ और नापती है? 3 ऑप्शन, मास नापती है, वेट नापती है, या कुछ और नापती है? बोलो बोलो बोलो। अनीता, बबीता, चंपा, 3 ऑप्शन दे रहा हूं बस। ठीक है, अनीता, बबीता, चंपा, ABC। मास नापती है, वेट नापती है, या कुछ और नापती है? नीचे पहले कमेंट करो, फिर बताता हूं। करो तो चीटिंग मत करना सन्नाटो, मम्मी कैसे मैं तुम्हारे पर कमेंट करो पहले नीचे। मास नापती है, मास नापती है, वेइंग मशीन क्या बोला था? मास नापती है, वेट नापती है, कुछ और नापती है? सर नीचे लिख दें क्या कुछ और नापती है? या पता है तो लिख डालो क्या नापती है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये बात मैं बताता हूं बेटा। जब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को जब वेइंग बैलेंस के ऊपर रखा जाता है ना, तो वेइंग बैलेंस बेसिकली नॉर्मल नापती है। क्या नापती है? नॉर्मल रिएक्शन नापती है। भाई साहब हमेशा याद रखना, इससे पिछले वाली वीडियो में नहीं, जब मैं नॉर्मल फोर्सेस की चर्चा कर रहा था उस समय आपको बताया भी था बेटा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वेइंग बैलेंस के ऊपर रखा जाता है तो वेइंग बैलेंस बेसिकली नॉर्मल फोर्स नापती है। आज के बाद हमेशा याद रखना, कॉपी में स्टार बनाओ और लिख लो, कॉपी में स्टार बनाओ और लिख लो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वेइंग बैलेंस पर रखा जाता है तो वेइंग बैलेंस मास नहीं नापती, वेइंग बैलेंस वेट नहीं नापती, वेइंग बैलेंस नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। तो आज के बाद हमारा कोई सवाल गलत नहीं होगा। अब मेरी बात सुने, देखिए ध्यान से देखिए, आ जाए सुनो। लिफ्ट प्रॉब्लम क्या कहती है ये सुने। सबसे पहले बेसिक सवाल लेता हूं मैं एकदम, है ना। मैंने बोला मान लो ये कोई लिफ्ट है, ठीक है, ये क्या है? कोई लिफ्ट है, और ये एक और लिफ्ट है, ठीक है, ये क्या है? कोई एक और लिफ्ट है, और यहां पर ये बोला मैंने कोई एक और लिफ्ट है, ठीक है। बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, है ना। मैंने बोला कि जो पहली वाली जो लिफ्ट है ना हमारी बेटा, ये रेस्ट के ऊपर है। ओके, रेस्ट पर है, ठीक है। रेस्ट पर कह लो कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। बोला ठीक। बोला ये वाली जो लिफ्ट है ना, ये ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, और ये वाली जो लिफ्ट है ना, ये नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से। और ये जो लिफ्ट थी पहली, इसको हमने बोल दिया 1 नंबर लिफ्ट, इसको हमने बोल दिया 2 नंबर लिफ्ट, और इसको हमने बोल दिया 3 नंबर लिफ्ट। और तीनों ही लिफ्ट में हमने बेटा एक एक तराजू रखवा दी। क्या रखवा दी? एक एक ऐसे तराजू रखवा दी। बोला सर ठीक है सर, अब तराजू रखवा के क्या करोगे सर लिफ्ट के अंदर? सुनो देखो ध्यान से देखो, अभी बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूं। मैंने क्या करी भाई साहब, तीनों ही लिफ्ट के अंदर एक एक ऐसे तराजू रखवा दी। भाई बहुत बढ़िया, लो भाई तीनों लिफ्ट में एक एक तराजू रखवा दी। खुपाच 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 खुपाच। और तीनों ही लिफ्ट के ऊपर भाई साहब एक आदमी को बिठा दिया। लो भाई साहब, यहां पर वही आदमी यहां पर भी बैठा हुआ है, और वही आदमी यहां पर भी बैठा हुआ है। सर एक आदमी 3-3 जगह पर कैसे बैठ सकता है? अरे अलग अलग टाइम में अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले लिफ्ट 1 में बिठाया, फिर लिफ्ट 2 में बिठाया, फिर लिफ्ट 3 में बिठाया। कैसे कैसे? सुनो, इसका जो मास है, बोला कि मान लो स्मॉल एम इसका मास है, स्मॉल एम इस आदमी का मास है, स्मॉल एम इस आदमी का मास है। अब मेरी बात सुनना, देखो ध्यान से देखो, सुनना अच्छे से बेटा। ये लिफ्ट यहां पर जब ऐसे रुकी हुई है बेटा, mg इसका लग रहा होगा कहां? नीचे। mg लग रहा होगा नीचे, तो ये वेइंग बैलेंस को दबाने का प्रयास कर रहा होगा नीचे, तो वेइंग बैलेंस भी ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। बोला हाँ सर, ये बात तो समझ आती है ना। यहां पर देखो भाई साहब, mg तो इसका लग रहा होगा बिल्कुल नीचे, है ना। तो जब इसको दबा रहा होगा भाई साहब, वेइंग बैलेंस को जब दबा रहा होगा, तो वेइंग बैलेंस भी ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगाएगी। बोला हाँ बेटा, यहां पर भी देखो mg तो बिल्कुल नीचे लग रहा होगा, तो भाई साहब वेइंग बैलेंस तो वापस ऊपर नॉर्मल लगाएगी। बोला हाँ सर, बात तो समझ आती है। अब सुन करके देखो, ध्यान से देखना, तो ये वाला फ्रेम तो रेस्ट पर है ऑलरेडी। ये अगर मूव भी कर रहा होता तो मैं बोलता मान लो कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा है, तो भाई साहब ये तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ना, तो यहां तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैसे ही वैलिड होते हैं।
तो किसी भी सुडो की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई साहब अगर आपको बोला जाए कि यहां पर आप क्या बताएं, वेइंग बैलेंस की रीडिंग बताएं, क्या बताएं, वेइंग बैलेंस की रीडिंग बताएं, तो हमें तो पहले से ही बता दिया गया सर, आपने अभी भी बताया कि वेइंग बैलेंस तो नॉर्मल नापती है। क्या नापती है? नॉर्मल नापती है। तो सर यहां तो सर नॉर्मल सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ना तो ये आदमी नीचे घुसा ना ऊपर उड़ा भाई साहब। तो क्या बोला गया कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू जी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू जी। हाँ सर बात समझ आती है। यहां देखो तो ये लिफ्ट तो भाई साहब ऊपर जा रही, वो भी ए एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट भी नहीं तो साला एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो यहां पर तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डायरेक्टली वैलिड नहीं होंगे, तो सूडो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। और सूडो फोर्स कितना लगता है? सूडो फोर्स लगता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बोलो 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 बोलो, क्या बोला मैं? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो इतना तो लगेगा भाई, बात समझ आती है। पर डायरेक्शन क्या होगी सर? अभी अभी आपने बताई कि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की होगी उससे अपोजिट होगी। तो भाई साहब ये लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, तो सूडो तो कहां लगेगा? अरे सूडो तो कहां से लगाऊं? यहीं से लगा दूं क्या? सूडो तो नीचे लगेगा। सूडो तो कहां लगेगा? नीचे यार हाँ ना, तो बोलो भाई साहब लिफ्ट तो ऊपर जा रही है ना, तो सूडो लगेगा नीचे। और कितना लगेगा? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। हाँ बात समझ आई सर, है ना। अच्छा इस वाले आदमी की बात करो, देखो लिफ्ट तो अब नीचे जा रही है, तो भाई साहब सूडो तो अब ऊपर लगेगा। अरे सूडो तो अब ऊपर लगेगा। और कितना लगेगा भाई? कितना लगेगा भाई? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा ये बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब हो रहा है, क्या ये आदमी चलती चलती लिफ्ट में हवा में उड़ जाएगा? बोला नहीं। क्या ये लिफ्ट का ये तला फाड़ के नीचे निकल जाएगा क्या? बोला नहीं। ऐसा होता है क्या? जब लिफ्ट ऊपर जाती है तुम नीचे घुस जाते हो उसके अंदर? नहीं होता ना। ये जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो तुम सुपरमैन की तरह छत फाड़ के निकल जाते हो? ऐसा नहीं होता ना भाई साहब। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे के तरफ वाले फोर्स। तो लिख दो उसको, क्या लिखें? ऐसा लिखें कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ये बात यहां देखो, यहां देखो भाई साहब बताओ, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो क्या तुम हवा में उड़ जाते हो? बोला नहीं। क्या नीचे तला फाड़ के नीचे निकल जाते हो उसमें? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। तो ऊपर कौन कौन है? एम ए प्लस एन, एम ए प्लस एन इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो एन कितना आ गया? ये आ गया एम जी माइनस एम इंटू ए। हाँ अब सोचने वाली बात तो ये है कि असली वेट क्या होता है बेटा, ट्रू वेट क्या होता है। सोचो जब आप कहीं घूम रहे होते हो, आपको वो वेइंग मशीन वाला दिखता है, आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो, आपको वेट बता देता है, तो वही तो असली वेट होता है ना। इसका मतलब कि जो आपने रुककर जो वेट लिया, रुके हुए फ्रेम में, है ना, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेट मेजर किया गया वही आपका ट्रू वेट है। वही क्या आपका ट्रू वेट है। मतलब कि जब लिफ्ट जब रुकी हुई थी, जब रेस्ट पर थी, तो जो वेट आपका आया, वेट क्या होता है? जो नॉर्मल, जो मशीन नापती है। और मशीन क्या नापती है? मशीन तो नॉर्मल नापती है। मशीन तो क्या नापती है? अरे मशीन तो नॉर्मल नापती है रे बाबा। अच्छा तो भाई साहब ये जो है ना, ये आपका ट्रू वेट कहलाया। क्या कहलाया? ट्रू वेट। जिस समय लिफ्ट रुकी हुई थी उस समय जब आपने मेजर किया वेट, तो ये आपका ट्रू वेट था। तो सर ये दोनों क्या है? ये भी तो नॉर्मल ने मेजर किया है बेटा। इन्हें कहा जाता है अपरेंट वेट्स। क्या कहा जाता है? अपरेंट वेट्स। अपरेंट वेट्स, ठीक है, अपरेंट वेट्स। ऐसे आपको सवालों में लिखे मिलेंगे, तो परेशान मत होना कि ट्रू वेट और अपरेंट वेट क्या होते हैं। यही होते हैं जब लिफ्ट चल रही होती है ऊपर नीचे, उस समय आपकी जो वेइंग मशीन जो रीडिंग दे रही होती है वही अपरेंट वेट कहलाते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब सोच करके देखो, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी ना, तो आपका वेट बढ़ गया। देखो एमजी में कुछ जुड़ गया ना, है ना, बोलो एमजी में कुछ जुड़ गया। और जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी उतना ही ज्यादा एमए हो जाएगा, तो उतना ही ज्यादा वो मशीन की रीडिंग भी हो जाएगी, तो आपको उतना ही भारी भारी महसूस होगा। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो मैं भारी भारी महसूस, सर पर कुछ रख दिया और दब रहा है भाई साहब, अरे दर्द हो रहा भाई साहब, ऐसा लगता है कि मुझे तो लगता है भाई साहब, तुम्हारा नहीं पता है। और जब लिफ्ट नीचे आती है ना, तो हल्का हल्का महसूस होता है, हल्का हल्का से लगता है, बिल्कुल एकदम सोच कर, अरे यार तुम्हें नहीं लगता हल्का हल्का लगता है ना? बिल्कुल यार, हाँ ना, बोलो। जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो हमें हल्का हल्का महसूस होता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो बड़ा भारी भारी सा महसूस होता है। देखो जब ऊपर जाती है तो हल्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि देखो एमजी में से कुछ घट रहा है। अरे एमजी में से कुछ घट रहा है, इसलिए हमें हल्का हल्का महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है, ऊपर जा रही है तो भारी भारी महसूस होता है, इसलिए होता है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, पक्का है ना। दो याद रखने वाली बातें कौन कौन सी? तीसरे वाले से तो अभी मेरा कोई मतलब नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से तो अभी कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तो मतलब होगा, अभी तो दो से मतलब है। पहले तो सूडो हो कितना, मास ऑफ द बॉडी
मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और लगेगा कहां, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम की अपोजिट डायरेक्शन में। कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बस बात खत्म। बोल बात समझ आई, पक्का 100%? कोई दिक्कत तो नहीं मन में, सोच ले एकदम पक्का। चलो आ जाओ, इसको अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, देखो अब बढ़िया बढ़िया से सवालों के साथ चर्चा अपनी आगे बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, है ना। सुनो देखो क्या सवाल बोला गया। सवाल बोला गया कि मान लो इस तरह से हमारे पास ये कोई धरती माता है और यहां पर हमारा कोई तो टिरक है। टिरक समझते हो ना, ये वही टिरक है भाई साहब जो भी तुमको बताया गया है ना, ये हमारा टिरक है। ओके, और बोला गया कि अभी तो खड़ा हुआ है ऐसा आराम से, और हमने यहाँ पर छत से इसकी से एक पेंडुलम ऐसे लटका दिया है, ठीक है। मां से मान लो इसका m, और पेंडुलम मस्त लटका हुआ था, आराम से ऐसे लटका हुआ था बेटा। फिर बोला गया कि इस ट्रक को ऐसे ना आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाया गया ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। ट्रक को ऐसे आगे एक्सेलरेट करवाया तो हमने पता है क्या देखा कि पहले जो पेंडुलम ऐसे लटका हुआ था ना, अब वो पेंडुलम ऐसे हो गया और ऐसे रुका हुआ है भाई साहब, वहां पर ऐसे वहां पर रुका हुआ है। पहले ऐसे रुका हुआ था, मैंने कहा ठीक है नॉर्मल बात है भाई साहब, ग्रेविटी ने ऐसे खींच रखा है उसको। पर जैसे ही ट्रक आगे एक्सेलरेट हुआ तो भाई साहब ये पेंडुलम ऐसे ना हो करके ऐसे हो गया, ये पेंडुलम ऐसे हो गया। तो भाई साहब ध्यान से देखो, तो पहले इसकी मीन पोजीशन यहां थी, अब इसकी मीन पोजीशन यहां है, तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई, थोड़े एंगल से शिफ्ट हो गई। तो यही सवाल बोला गया। सवाल बोला गया कि इफ द ट्रक accelerates with an acceleration a, then find out the shift in the mean position of the pendulum। अगर पिछले वाली वीडियो देख करके आ रखे हो और अगर ज्ञान तुम्हारा सॉलिड हुआ है थोड़ा सा, और अभी तक का जो मैंने सूडो फोर्स पढ़ाया वो तुम्हें आता है ना, तो ये सवाल तुम्हारे लिए हल हुआ है भाई साहब। 2 लाइन का सवाल है, तीसरे में तो आंसर आ जाता है। अरे तीसरे में तो आंसर आ जाता है। मैं तो ऐसी आशा करता हूं भाई साहब कि वीडियो को भाई साहब मेरा हर एक बच्चा यहीं पे स्टॉप करेगा, और स्टॉप करने के बाद एकदम खुद से ट्राई करेगा। उसके बाद मैंने तो करवाना ही है यार, है ना। चलो कर दो भाई साहब, कर दो। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। सवाल करो, गाने मत सुनो। मैं तो ऐसे ही गा रहा हूं ताकि मेरा मन लगा रहे पढ़ाने में। प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। हो गया, मुझे लग रहा है हो गया होगा अब तक तो, है ना। देखो सुनो, आ जाओ, है ना। क्या है बेसिकली हमारे पास सिस्टम हमारे पास ना कुछ ऐसा था कि ये छत थी ट्रक की, है ना, और ये थी उस पेंडुलम की मेन पोजीशन, है ना। ये थी उस पेंडुलम की मेन पोजीशन जो कि उस एक्सेलरेशन की वजह से शिफ्ट हो करके ऐसी हो गई है ना। अभी पेंडुलम ऐसा हो गया। असली होती है ये चीज, बिल्कुल असली है। तुम देखना कभी भी ऐसा हो जाएगा। तुम लोग बोलोगे सर खिड़की खुली सर गाड़ी, अरे कोई खिड़की नहीं खुली, हवा से नहीं हुआ भाई साहब, ऐसा हो जाता है ऐसा। अरे यार ऐसा हो जाता है, कभी करके देखना भाई साहब, हो जाएगा ऐसा, है ना। तो भाई साहब शिफ्ट हो गया। तो ये जो एंगल हुआ है ना, ये शिफ्टिंग का एंगल, ये एंगल, ये हमें बताना है भाई साहब, ये थीटा कितना है, ये सवाल है ना। आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो आराम से सोल्व करते हैं, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। सुनो बेटा, ये जो एम मास का ये जो बॉब है, पेंडुलम का बॉब जो गोला होता है ना, ये इसको बॉब कहते हैं, बॉब द बिल्डर, वही वाला ये है ना, BOB। ओके सुनो, तो बेटा इसके ऊपर ध्यान से देखें तो एक mg ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमें पता है सर। अच्छा, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है ना, सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है। तो भाई साहब इसके ऊपर जो सूडो लग रहा होगा, सूडो का जो डायरेक्शन होगी वो ये रही होगी, है ना। सूडो की जो डायरेक्शन है वो ये रही होगी। अरे पर कितनी रही होगी यार, कितनी मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये बात मतलब कि m और इंटू a, डायरेक्शन कैसी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कितना, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बस हो गया, अब तो सवाल खत्म। सर ऐसे कैसे सर, सुनो बेटा,
ये जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो निकालने के लिए हमेशा क्या मारते हैं, कांटा मार देते हैं। ये सब बातें मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए कांटा मार दो और लिख दो टेंशन टी। नहीं देखकर क्या रखे हो तो भाई साहब यूट्यूब पर टाइप कर लेना, स्ट्रिंग एंड पुली प्रॉब्लम फन विद फिजिक्स मिल जाएगा, आराम से देखना। जेईई एडवांस लेवल तक के सवाल करा रखे, मजा आएगा। सुनो बेटा, अगर मैं यहां पर ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं, सोचो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा। सोच करके देखो तो इस डब्बे से अगर मैं देखूंगा तो देखो मुझे टेंशन ऊपर की तरफ नजर आएगी। देखो एरो, एरो देखो, टेंशन का एरो देखो, ऐसे, तभी तो कांटा मरवाते हैं। तो अगर मैं डब्बे के लिए देखूं, इस बॉब के लिए देखूं तो टेंशन ऐसे है, कैसे है, ऐसे है। सोचो इस टेंशन का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस तरफ कौन सा आएगा, इस तरफ टेंशन का कॉस थीटा है ना, कौन सा आएगा, टेंशन का कॉस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आ गया, ये जो कंपोनेंट आ गया, ये आया टी का कॉस थीटा। और बेटा इस तरफ कौन सा जाएगा, ये आएगा टी का साइन थीटा। अगर ये कंपोनेंट तोड़ने नहीं आ रखे हो तो भाई साहब वेक्टर वाली सीरीज देख लेना, टाइप कर लेना यूट्यूब पर वेक्टर्स फन विद फिजिक्स, मिल जाएगा। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, अच्छे से भाई साहब समझा रखा है, 15 मिनट की वीडियो समझ आ जाएगा। ठीक है, सुनो अब ये जो पेंडुलम है ये यहां पर आकर के स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। इसका मतलब कि हर एक दिशा में फोर्स बराबर है यार, हर एक दिशा में फोर्स बराबर है। अगर टी साइन थीटा ज्यादा होता तो इधर चला जाता, एम में ज्यादा होता तो और पीछे चला जाता, पर नहीं गया भाई साहब। इसका मतलब कि जो टी साइन थीटा है वो भाई साहब एम ए के बराबर है, ना एम ए बड़ा है ना साइन थीटा, दोनों बराबर है भाई साहब। सोचो अगर टी कॉस थीटा बड़ा होता तो ऊपर भग जाता, एम जी बड़ा होता तो नीचे चला जाता, पर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि टी का जो कॉस थीटा है वो पक्का पक्का एम जी के बराबर है भाई साहब। सोचो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई ना, बस सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है। मैं तो कहता हूं दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, मैं तो कहता हूं आपस में दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आप लोग ये बात देखेंगे कि टी टी को मार देगा, एम एम को मार देगा, बचेगा क्या, बचेगा टेन थीटा। और टेन थीटा सामने क्या बनेगा, ए बाय जी बनेगा। और जो थीटा बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स और ए बाय जी, टेन इनवर्स और ए बाय जी। बिल्कुल आसान सवाल है, तो नॉर्मल सा सवाल है। सवालों का लेवल तो मैं बढ़ाने वाला हूं अभी, देखते जाओ तुम। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का 100% सोच लो। चलो इसको अच्छे से एक बार नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा सुनो, देखो एक और ही बहुत प्यारा सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं। देखो सुनो क्या बोला गया कि ये ना एक ऐसे लिफ्ट है, ठीक है। बोला सर ठीक है, बात मान ली आपकी, अब आप कह रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही, है ना। बोला गया कि ऐसे एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर यहां पर हमने रख दिया एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन और एंगल है थीटा, एंगल है थीटा। और ये लिफ्ट जो है ना बेटा ये ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, विद एन एक्सेलरेशन ए। और बोला गया कि इसके ऊपर ना यहां पर ऐसे एक डब्बा रखा गया है, कोई भी ऐसे एम मास का, ठीक है। एम मास का ये डब्बा यहां पर ऐसे रख दिया गया। अच्छा अगर ये लिफ्ट रुकी भी होती, मैं तो कहता हूं, तो अगर ये सारे सरफेसेस अगर फ्रिक्शन लेस रहे होते, मैं दे देता हूं कि सारे सरफेसेस जो हैं वो फ्रिक्शन लेस हैं। कैसे हैं, फ्रिक्शन लेस हैं, तो ये डब्बा स्लाइड करके नीचे तो आता। अब ये जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेशन से ऊपर भी जा रही है, तो अब तुम्हें सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया कि फाइंड आउट, सवाल पूछा गया फाइंड आउट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ये ऐसा बोलना चाहिए डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल है, ठीक है। बोला गया कि इसका एक्सेलरेशन बताएं। देखो मैं कराता हूं एक ऐसा सवाल, फिर बिल्कुल एक ऐसा सवाल तुम्हारे को होमवर्क में दे दूंगा और तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि सर ये आंसर है उसका, ठीक है। और जो आंसर बताएगा मैं समझूंगा वही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी सब आए और टाइम पास करके चले गए। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो कैसे करें। सुनो तो ये जो अगर एम मास का डब्बा है तो मुझे पता है कि यार एम जी तो बिल्कुल नीचे ऐसे वर्टिकल लगा होगा। और अगर मैं एक नॉर्मल लाइन जो बनाना चाहूं, अगर मैं नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी चाहिए। ये जो लाइन होगी ये लाइन रहेगी नॉर्मल फोर्स वाली लाइन। बोला सर ठीक है, बात समझ आती है। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। ये सब बातें मैं पहली वाली वीडियोस में कर चुका हूं, यहां तो करने वाला नहीं हूं। सोच करके देखो, तो अगर ये mg है और ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये जो है ना ये है mg का cos थीटा। ये क्या है, mg का cos थीटा। और बेटा ये जो फोर्स है ना ये फोर्स ये है mg का sin थीटा। अरे वाह, ये कौन सा mg का sin थीटा। तो ये तो हो गई mg की बात।
परंतु ये लिफ्ट कोई रुकी हुई थोड़ी है, ये तो ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से। तो अगर लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से तो सूडो लगेगा नीचे, क्योंकि लिफ्ट जा रही है ऊपर तो सूडो लगेगा नीचे। तो भाई साहब सूडो लगा नीचे नीचे नीचे, कितना 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 भाई साहब, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ma। अब सोचो अगर ma नीचे लग रहा है और ये थीटा है तो इस दिशा में ma का cos थीटा और ma का sin थीटा वो कहां, वो तो भैया नीचे ही लगेगा, ma का sin थीटा। ये बात, अब तुम मुझे ऑनेस्टली जवाब दो इस बात का कि वो कौन कौन से फोर्सेस है। देखो फोर्स तो बड़े सारे दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहा है, ma का साइन थीटा दिख रहा है, mg का साइन थीटा दिख रहा है, ma दिख रहा है, mg दिख रहा है, mg का कॉस थीटा दिख रहा है, ma का कॉस थीटा दिख रहा है। तो फोर्स तो बड़े सारे दिख रहे हैं, परंतु इन फोर्सेस में से वो कौन से फोर्सेस हैं या वो कौन सा फोर्स है जो इस डब्बे को इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतारने के लिए जिम्मेदार है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा फोर्स है वो जिसको नीचे उतार रहा है? देखो ध्यान से देखो, दो फोर्सेस हैं, कौन कौन से? एक तो ma का साइन थीटा भी इसको नीचे उतार रहा है और mg का साइन थीटा भी इसको नीचे उतार रहा है। तो जो नेट फोर्स लिखा गया बॉडी के ऊपर डाउन द इंक्लाइंड, वो कौन कौन सा लिखा गया? एक तो लिखा गया ma का साइन थीटा प्लस साथ में लिखा गया mg का साइन थीटा। और मुझे पता है ये बात कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या होता है? बॉडी का ही मास और मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का ही एक्सेलरेशन। वही एक्सेलरेशन जो कि मुझे निकालना था, वही एक्सेलरेशन जो कि मुझे निकालना था भाई साहब, ये है वो एक्सेलरेशन। इस किसी एक्सेलरेशन से ये डब्बा नीचे आ रहा होगा, तो यही है वो नेट फोर्स के उसी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसी बॉडी का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द नेट फोर्स ma का साइन थीटा प्लस mg का साइन थीटा। ध्यान से देखो, तो m ने m को मार दिया, तो जो एक्सेलरेशन आया बॉडी का, ध्यान से देखो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस g और साथ में साइन थीटा। ये बात है ना, ये बात भाई साहब, ये आंसर हो गया। देखो है ना, सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ आ जाए तो उसके बाद ये सवाल भाई साहब बिल्कुल बच्चों का खेले, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। अब तुम्हारे लिए एक सवाल मेरे पास, अब तुम्हारे लिए एक सवाल भाई साहब सुने, ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है क्या कि भाई साहब ये लिफ्ट है, बोला सर ठीक है भाई साहब, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है, मास m है, बिल्कुल सेम डेटा दे रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि जो लिफ्ट है ना वो नीचे जा रही है, वो जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है। पहले लिफ्ट कहां जा रही थी? पहले लिफ्ट जा रही थी ऊपर, अब लिफ्ट कहां जा रही है? नीचे। अब क्या बोला गया? बोला क्या कि फाइंड आउट द डाउन द इंक्लाइंड, फाइंड आउट द डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m। अब भाई साहब जो इसको सॉल्व करके नीचे बताएगा ना, कमेंट करेगा, मैं समझूंगा सिर्फ वही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी कर रहे हैं टाइम पास, और अपने को यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है। बोलो बात समझ आई? सॉल्व करके बताओगे ना, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है भाई साहब, नीचे सॉल्व करके बताना है, पक्का पक्का बता दोगे ना। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और स्टॉप करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आगे बढ़ो। आओ बेटा सुनो, देखो एक और जानदार सा सवाल मैं तुम्हें फिर से कराता हूं। देखो क्या बोला गया कि मान लीजिए ये ऐसे धरती माता है, ठीक है। बच्चा बोला ठीक है सर मान लिया, है ना। मैं बोला कि मान लो फिर अपने पास ना ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। बोला सर ठीक है ये भी मान लिया। मैंने बोला इंक्लाइंड प्लेन का जो मास है ना वो कैपिटल M है और ये जो एंगल है ये थीटा है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यहां पर एक और मास रखा गया है ऐसे, ठीक है। एक और मास रखा गया है स्मॉल m मास, ठीक है। और ये सारे के सारे सरफेसेस स्मूथ है तो ये मास नीचे फिसल सकता है भाई साहब, है ना। सुनो ये सारे के सारे सरफेसेस कैसे हैं? स्मूथ सरफेसेस हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। बोला ठीक है सर, परंतु मैं चाहता नहीं था कि ये डब्बा फिसले, तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने इस सिस्टम को ऐसे आगे एक्सेलरेट करवाना शुरू कर दिया एक फोर्स F लगा करके, एक फोर्स F लगा करके मैंने इस पूरे ही सिस्टम को ऐसे आगे एक्सेलरेट करवाना शुरू करवा दिया। और अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ force F so that the block
ऑफ मास स्मॉल एम, मास स्मॉल एम डजन स्लाइड ऑन द वेज, डजन स्लाइड ऑन द वेज। ओके, बोला गया कि इस फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए ये एम मास का डब्बा नीचे स्लाइड ही ना करे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमें समझ आती है कि अगर आप इस पूरे सिस्टम को आगे एक्सेलरेट कराओगे तो इस एम मास के ऊपर पक्का पक्का पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, पक्का पक्का पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा। और वो किसके बराबर होगा? इस एम मास के मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है उसके। बोलो, बात समझ आ गई? ऐसा ही होगा ना? तो अब बात कहां अड़ती है? बात अड़ती है कि मुझे पहले इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आसान है यार। सोच करके देखो, ये पूरा सिस्टम मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक एफ फोर्स लग रहा है। तो बेटा ये एफ फोर्स इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का मास, इस पूरे सिस्टम का मास और मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो वही तो मुझे निकालना था। लो आ गया, ये आ गया एफ बाय एम प्लस एम। ओ हो, मतलब कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, वो मैंने निकाल लिया। तो अब ये सूडो फोर्स निकालना, ये तो मेरे लिए बायां हाथ का खेल हो गया ना। ये सूडो फोर्स कितना तुम बताओ? m इंटू दिस ए, m इंटू दिस ए। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? अरे सोच लो, पक्का पक्का है ना। अब तो ये सवाल सॉल्व भी हो गया। सुनो, देखो, इसके ऊपर mg लग रहा होगा नीचे के तरफ, है ना, mg लग रहा होगा नीचे के तरफ। तो अगर मैं एक नॉर्मल वाली लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो वो नॉर्मल वाली लाइन कुछ तो ऐसे आनी चाहिए, है ना। ये हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये mg है तो ये mg का cos थीटा, और ये mg का sin थीटा। बच्चा बोला ठीक है सर, बात समझ आई। अरे सोच करके देखो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। बोला सर ठीक है। अच्छा सोचो, अगर इसी ब्लू लाइन को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, है ना, ऐसे अच्छे से एक्सटेंड करते हैं, आ जाओ सुनो, ऐसे इस ब्लू लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दूं ऐसे। सोचो, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना है? अरे तो थीटा है ना, क्योंकि ये येलो लाइन और ये ब्लू लाइन आपस में कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। आप सोच के देखो, ये एम ए है ना, ये क्या है? एम ए, और ये एंगल है थीटा, तो ऊपर एम ए का cos थीटा, ये बात एम ए का cos थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है ना, तो इधर एम ए का sin थीटा। तो अगर हमसे नॉर्मल रिएक्शन भी पूछी जाती तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाती? mg का cos थीटा प्लस एम ए का sin थीटा। परंतु नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछी, आपने से तो पूछा कि इस फोर्स की वैल्यू बताओ कि डब्बा मूव ना करे, ऐसे ना इस पर स्लाइड ना करे। सोचो, अगर इसे स्लाइड नहीं करना तो क्या ऊपर की तरफ वाले फोर्स और नीचे की तरफ वाले फोर्स क्या दोनों को बराबर होना पड़ेगा? अरे हाँ, बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर कर दो ना भाई, लो बराबर कर दो। तो एम ए का cos थीटा इज इक्वल टू mg का sin थीटा। हाँ भाई बिल्कुल, है ना। m ने m को मार दिया, यहां से a की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? a इज इक्वल टू g tan थीटा, है ना, क्योंकि cos थीटा नीचे चला जाएगा, और a की वैल्यू तो पहले से मेरे पास है, कितनी है? f डिवाइड बाय m प्लस m। तो पुट कर दो इसमें, तो f डिवाइडेड बाय m प्लस m इज इक्वल टू g tan थीटा। तो भाई साहब f कितना आ गया? f आ गया m प्लस m इंटू जी और इंटू tan थीटा। भाई साहब, आपकी बहुत सारी कोचिंगों के मॉड्यूल में बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम डेटा के साथ दिया हुआ है, सेम आंसर आता है। अपने को बात समझ आनी चाहिए। बिल्कुल आसान सवाल है यार, है ना। ऐसे सवाल तो बिल्कुल आसान होते हैं, ऐसे टफ सवाल मानते हैं, क्या टफ है इसके अंदर? अगर कंसेप्ट पता चल जाए तो फिर कुछ भी टफ नहीं है। बात समझ आ गई? पक्का? और सवाल कर रहा हूं, मिटाऊं इसको? चलो एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा का और आगे बढ़ाऊंगा। आओ देखो, एक और बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, सुनना। बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या बोला गया कि ये ना एक लिफ्ट है। बच्चा बोला ठीक है सर, आप कह रहे हो तो माननी तो पड़ेगी, हालांकि लिफ्ट जैसी लग तो नहीं रही है, पर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, है ना। और बोला गया कि लिफ्ट में ना यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से, है ना, अपन ने क्या लटका दी? एक पुली लटका दी, ठीक है। और पुली के दोनों एंड पर हमने लटका दिए दो डब्बे, ठीक है। एक डब्बा ये रहा और एक डब्बा ये रहा, ठीक है। बोला गया कि एक डब्बा है मान लो 4 किलो का, एक डब्बा है मान लो 2 किलो का, इस तरह से लटका दिया। और ये है हमारी कोई स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस समझते हो ना, वो जो वेइंग मशीन होती है स्प्रिंग वाली, ये वो है,
ठीक है, जो कि मास नाप के देती है कि भाई कितनी है ना। तो बोला गया कि ये अगर ये पूरी की पूरी जो लिफ्ट है ना, अगर ये ऊपर जा रही हो किसी g/10 एक्सेलरेशन से, g/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, g/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही हो, तो तुम्हें बोला गया कि जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, इसकी जो रीडिंग होगी R, वो रीडिंग तुम्हें बतानी है, ठीक है। यू टू फाइंड आउट द रीडिंग, क्या बतानी है, फाइंड आउट द रीडिंग, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। आसान सवाल है, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, अगर पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ आ रहा है ढंग से तो ये सवाल तुमसे होना चाहिए यार, है ना। चलो स्टॉप कर दो यहीं पे। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। तुम्हें मैडम नाराज हो जाती है ना, तो मैं यही गाना सुना करके मनाता हूं भाई साहब, है ना। वीडियो देखेंगी तो सुन जाएंगी, है ना। देखो, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, मेरा दिल भी। करा सर, गाना सुन रहे थे सर हम, आपने बोला कि मैडम को मनाते हो, तो हमें लगा कि ऐसा कैसा गाएंगे, सुन लेते हैं जरा। सवाल करो भाई साहब चुपचाप, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने कर लिया है, मैं कराऊं अब आगे ढंग से एकदम, है ना। सुनो बेटा, ये जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है ना, ये तो वही रहने वाली है जो इस रस्सी में टेंशन होगी, है ना, जो इस रस्सी में टेंशन होगी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो नीचे वाली रस्सी में टेंशन T है, तो यहां से घूम करके इसमें भी टेंशन T है, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी, 2T। तो बेसिकली जो रीडिंग है ना, रीडिंग दैट इज नथिंग बट 2T, है ना, रीडिंग इज नथिंग बट 2T। बोला सर ठीक है। तो अगर ये टेंशन निकालने में मैं किसी तरह से कामयाब हो जाऊं तो मेरे स्वाद आ जाएंगे भाई साहब, फिर मजे आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो बेटा, तो अगर ये 4 किलो का अगर वेट है तो पक्का पक्का नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 40 न्यूटन। बोला हाँ सर। अच्छा, अगर ये 2 किलो का वेट है तो पक्का पक्का नीचे फोर्स लग रहा होगा कितना 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 20 न्यूटन। बोला सर ठीक है, आपकी बात समझ आती है। अच्छा, ये लिफ्ट बेटा g/10 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि सूडो भी लग रहा होगा नीचे। अच्छा ये बात, तो इसके ऊपर भी सूडो लग रहा होगा नीचे। अच्छा, g/10 का क्या मतलब है, अगर मैं g को नियरली इक्वल टू 10 ही मान लूं तो जो g/10 आएगा वो 1 मीटर पर सेकंड के ही बराबर है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही बराबर है ऊपर की तरफ। तो सूडो लगा नीचे, कितना, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मतलब कि 4 न्यूटन और लगा नीचे। अच्छा, इसके ऊपर बात करो तो बॉडी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो 2 न्यूटन ये भी लगा नीचे। बोला सर ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैं ऐसा मान लेता हूं, देखो नेचुरली समझ आ रहा है कि 4 किलो का डब्बा जो है वो नीचे जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन ए से, और 2 किलो का डब्बा फिर उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो बस फ्री बॉडी इक्वेशन लिख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। सुनो, ये 4 किलो का डब्बा नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे फोर्स लगा, तो 40 न्यूटन लग रहा है, एक 4 न्यूटन लग रहा है, तो नीचे वाले फोर्स ज्यादा है इस टेंशन से। तो लिख डालो, क्या लिखा गया, 40 + 4 मतलब के 44 - T इज इक्वल टू इसी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और सूडो पहले से अंदर कंसीडर कर लिया गया, तो इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो, अच्छा ये 2 किलो वाला डब्बा ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो टेंशन बड़ा है, और नीचे फोर्स कौन सा है, 20 और 2 22। तो क्या बोला गया, टेंशन -22 इज इक्वल टू इसी का ही मास और मल्टीप्लाइड बाय इसी का ही एक्सेलरेशन। ये बात, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी लॉजिकली कंसेप्चुअली सब कुछ ठीक है। कैलकुलेशन हो सकता है कि मैं गलत लिख दूं, क्योंकि जब ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो सामने 50 बच्चे होते हैं भाई साहब, बता देते हैं, वो कह रहे सर वो थोड़ा गलती हो गई, ठीक कर लीजिए। अब सामने ये कैमरा है भाई साहब, ये कैमरा मेरे को कुछ नहीं बताएगा, ये तो बोल और देखा, ससुरे तू बोल गलत, देख मैं सभी बच्चों को तेरा गलत ही दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नीचे बता देना है ना कि सर ये थोड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे कमेंट को पिन करके ऊपर ले आऊंगा, ताकि फिर बाकी बच्चों को पता चले कि कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। ठीक है, सुने मेरी बात। तो भाई साहब टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ गया यहां से 2a और प्लस साथ में 22, है ना, इतना आ गया ना। चलो अब इसको ऊपर पुट कर लो, हालांकि निकालने को तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकता था, तब हो जाता, कोई बात नहीं है ना। सुनो, तो ये आ गया 44 और माइनस का 2a और माइनस का 22 इज इक्वल टू 4a, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22
और सामने गया तो हो गया 6a, तो a आ गया 11/3 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन भी आ जाएगी, है ना। इसमें पुट कर लो इसको, देखो तो टेंशन इज इक्वल टू 2a, तो ये कितना आ जाएगा 22/3, 22/3 और प्लस साथ में 22, प्लस साथ में 22, तो टेंशन कितना आ गया, ये आ गया 22 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और डिवाइड बाय 3, तो टेंशन आ गया 6 और 2 8, 6 और 2 8, 88/3 और न्यूटन, 88/3 और न्यूटन। तो ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि रीडिंग कितने होने वाली है उसकी, वेइंग बैलेंस की, वो होने वाली है 2t के बराबर। किसके बराबर, 2t के बराबर होने वाली है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो भाई साहब कितना आ गया, ये आ गया 2 और इंटू 88/3 न्यूटन, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ दैट वेइंग बैलेंस। आई होप हमें बात समझ आ गई यार। अरे सोच लो, 100% सवाल बिल्कुल आसान है यार। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना आ जाए, सूडो का खेला समझ आ जाए, तो भाई साहब ये सब करना है तो फिर 9वीं 10वीं क्लास का गणित है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। इसमें पूछी तो सिर्फ रीडिंग, पर मैंने आपको तीनों ही चीजें बताई, एक्सेलरेशन भी बताया कि देख एक्सेलरेशन कितना है, टेंशन कितनी है, रीडिंग कितनी है। बात समझ आ गई ना, पक्का। अरे सोच लो 100% एकदम। चलो अच्छे से इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें और सवाल दिखाता हूं। फिर आओ बेटा सुनो, एक और बहुत बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, है ना। देखना बहुत स्वाद आएंगे तुम्हें। देखो इसके जैसा हालांकि एक सवाल मैंने अभी करा दिया, पर उसी सवाल को थोड़ा सा और लेवल उठा रहे हैं, ठीक है। कैसे, बोला गया कि मान लीजिए ऐसे हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, और सरफेस है और उसके ऊपर हमारे पास यहां पर रखी हुई है एक वेज, ओके, और वेज का जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है, और वेज के ऊपर एक स्मॉल एम का मास और रखा गया है ना, बिल्कुल ऐसे। और क्या करा गया, बोला गया यहां पर हमने लगा दी एक पुली, ठीक है, और पुली से इस वेज को बांध दिया एक रस्सी के माध्यम से, ठीक है, और ये रस्सी ऐसे नीचे आ रही है और यहां पर कोई मास लटका हुआ है ऐसे m डैश, क्या लटका हुआ है ऐसे m डैश, ठीक है। बोला सर ठीक है सर, बात समझ आई आपकी, है ना। अब क्या होगा, जैसे आप इस m डैश को छोड़ोगे ये m डैश नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये वेज आगे आएगी, और वेज आगे आएगी तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा जिससे ये यहां पर ठहर भी सकता है, जिससे यहां पर ठहर भी सकता है। तो सवाल आपको बस यही बोला गया है कि फाइंड आउट, क्या बोला गया कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m डैश, find out the minimum value of this mass m dash so that mass m doesn't slide, mass m doesn't slide on the wedge, doesn't slide on the wedge। चलो मैं आपको इक्वेशन बनवा के दिखा दूंगा, है ना, उसके बाद तो आपको खुद ही सॉल्व करना है ना। और मैं तो कहता हूं कि यार एक बार ना खुद से ट्राई करो और इक्वेशन तो बनाने का प्रयास करो कि देखो क्या क्या बननी चाहिए, उसके बाद तो मैं करवा ही दूंगा, कोई खास बात नहीं है ना। करो 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 करो। ओ सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। सवाल नहीं करोगे ना बेटा, ऐसे ही पीछे पीछे आ जाऊंगा मैं, बता रहा हूं, और कूटूंगा ऊपर से, वो अलग है ना। ऑनलाइन में बोल रहा है कूटूंगा, तो ऑफलाइन में तो कूट भी देता होगा ये, नहीं कूटता हूं मैं। करो सवाल करो भाई साहब, सवाल करना बहुत जरूरी है ना। करो, ये तो डंडा उठा के मारूंगा फिर मैं से, है ना। चलो हो गया, ट्राई करा तुमने, मैं कर रहा हूं एक बार, सुनो देखो ध्यान से देखो बेटा। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे m डैश मास को, ये नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है m डैश g वो नीचे लग रहा होगा। मैं बोलता हूं मान लो किसी a एक्सेलरेशन से ऐसे नीचे आएगा ये, ठीक है, और रस्सी में कुछ तनाव पैदा हो जाएगा, कुछ टेंशन पैदा हो जाएगी, उस टेंशन को T बोल दिया गया है, ठीक है, और ये टेंशन भी रही होगी T, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो T टेंशन है, इस टेंशन की वजह से ही ये पूरा ऐसे आगे आ रहा है, तो इन दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स है जो आगे चला रहा है वो ये टेंशन ही है। वो क्या है, ये टेंशन ही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार, कोई खास बात तो नहीं है ना। अच्छा सर बहुत बढ़िया, बात समझ आई। अच्छा ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है ये किसके बराबर होगी भैया, m प्लस m इंटू a के बराबर होगी। हाँ सर बात समझ आ रही है। देखो भैया साथ साथ जुड़े हुए ना सिस्टम, तो जो एक्सेलरेशन इसका रहा होगा वही एक्सेलरेशन इसके आगे आने का भी रही होगा, है ना। जो एक्सेलरेशन m डैश इसके नीचे जाने का है वही एक्सेलरेशन a इसके आगे आने का भी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोला हाँ सर आपकी बात समझ आती है।
अच्छा, तो यहां से उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई वैसे मेरे पास, कितनी आ गई, वो वैल्यू आ गई इतनी, t और डिवाइडेड बाय m प्लस m। हाँ ये बात है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा होगा वो पीछे की तरफ लगा होगा, कितना, m इंटू ए, कितना लगा होगा, m इंटू ए, और जो mg लग रहा होगा वो तो बिल्कुल ऐसे नीचे लग रहा होगा। तो अगर एक नॉर्मल वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो वो नॉर्मल वाली लाइन कुछ तो ऐसी आएगी। बहुत बढ़िया साहब, अगर ये एंगल थीटा होता, सवाल में दिया है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg का cos थीटा, बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा mg का sin थीटा, बहुत बढ़िया साहब, है ना। सोचो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाली जो लाइन होगी ये जो एंगल होगा ये थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर की तरफ ma का cos थीटा साहब, बहुत बढ़िया, ma का cos थीटा, और ये नीचे की तरफ ma का sin थीटा। देखो पुरानी बातें हो रही है ना। अब अगर इससे स्टेबल रहना है यहां पर, तो भाई साहब ma का जो cos थीटा है, ma का जो cos थीटा है, उसको mg के sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा, तो m से m मर जाएगा, तो a कितना आ जाएगा साहब, a आ जाएगा g का tan थीटा। हाँ सर, बात तो समझ आई सर आपकी, बोलो बात समझ आई, पक्का पक्का। क्या करा हमने भाई साहब, पीछे की तरफ सूडो लगा दिया, उसका एक कंपोनेंट ऐसे, उसका एक कंपोनेंट ऐसे, दोनों फोर्सेस आपस में बराबर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ आई। सुनो, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को ऊपर पुट कर लो, तो हमारे पास टेंशन आ गई, है ना। टेंशन कितनी आ गई, सुनो, ये आ गई m प्लस m और इंटू जी का tan थीटा, m प्लस m इंटू जी का tan थीटा। अब बेटा ध्यान से देखें, आप एक बात देखें ध्यान से बेटा, ये जो m डैश है ना, ये नीचे जा रहा है, मतलब कि m डैश जी बराबर है, बड़ा है, और टेंशन जो है वो छोटी है। तो इसके लिए अगर फ्री बॉडी लिखना चाहूं तो क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए m डैश जी और माइनस का t इज इक्वल टू m डैश इंटू ए, इज इक्वल टू m डैश इंटू ए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और भाई साहब मैं तो पहले से ही t और a की वैल्यू निकाल करके बैठा हूं भाई साहब, इसमें कोई खास बात नहीं है। भाई साहब दोनों की वैल्यू को इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे, और भाई साहब पुट करके हम लोग यहां से क्या वैल्यू निकाल लेंगे, m डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अरे कर लोगे ना भाई साहब, a की वैल्यू भी पता है, t की वैल्यू भी पता है, तो कोई खास बात नहीं है। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, 110% सोच लो, है ना। बस मेन जो खेला होता है ना भाई साहब, वो ये इक्वेशन लिखने का और ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का होता है, इसके अलावा इस सवाल में कोई खास बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई। सोच लो 110% एकदम। चलो अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करना नीचे कि m डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, होमवर्क है भाई साहब ये। अरे क्या है ये, होमवर्क है कि भाई साहब t की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, और फाइनल फिर आंसर निकालेंगे। निकाल लेंगे ना, पक्का पक्का। अरे सोच ले, चलो इसको आराम से नोट करेंगे एक बार, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। बेटा अब हम लोग एक बहुत ही फेमस सवाल है, एक बहुत बढ़िया स्टाइल है प्रॉब्लम की, उसे और कवर कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो को हम लोग एकदम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। सुनो मेरी बात, देखो बहुत ही बढ़िया सा सवाल अपने को बोला गया, देखो इस प्रकार से कि मान लो ये ना ऐसे छत है, ठीक है, और छत से यहां पर लटकी हुई है एक पुली, ठीक है, और पुली से भाई साहब यहां से जाती है एक रस्सी, और ये रस्सी जाकर के फिर किसी ट्रॉली से अटैच हो जाती है, ठीक है, ये अटैच हो गई, ठीक है, और फिर यही रस्सी घूम करके यहां पर आती है एक आदमी के हाथ में, और ये आदमी कहां खड़ा हुआ है, ये आदमी खड़ा हुआ है इस ट्रॉली के अंदर, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रॉली रही हमारी, ठीक है, ये रही हमारी ट्रॉली, इस प्रकार से ये ट्रॉली। बहुत ही फेमस वैरायटी है सवालों की, ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, एससी वर्मा में भी दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब सुनो क्या बोला गया कि इस ट्रॉली का जो मास है ना वो है 10 kg, ठीक है, इस आदमी का जो मास है कैपिटल M वो है बोला मान लो 50 kg, ठीक है। और पता है तुम्हें क्या सवाल बोला गया है, सवाल बोले गए एक नहीं कई सवाल बोले गए। पहला सवाल तो बोला गया कि इफ द ट्रॉली remains in equilibrium then find out the tension in the string, tension T in the string, ठीक है। पहला सवाल तो आपको ये बोला गया कि अगर ट्रॉली इक्विलिब्रियम में रहे, ट्रॉली इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ना तो ट्रॉली ऊपर जाए ना ट्रॉली नीचे जाए, तो ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी यहां से लेकर ये जो रस्सी है, ये रस्सी बोला, इस रस्सी में टेंशन बताओ भाई साहब, एक सवाल तो ये। फिर दूसरा बोला गया कि इफ ट्रॉली गोज अप, इफ द ट्रॉली
goes up with an acceleration of 2 meter per second square, then find out the tension. ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या बोला गया कि इसी में कि if the trolley goes up with an acceleration, सवाल ही बहुत बड़ा हो गया, मैं लिखते लिखते ही परेशान हो गया हूं, है ना, with an acceleration of 2 meter per second square, then find out the normal reaction n between man and trolley. ठीक है, चलो वीडियो को एक बार स्टॉप करो और सवाल को पढ़ो एक बार। सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं, सवाल आसान सवाल है। मैं तो भाई साहब यहाँ साइड में हो जाता हूँ, लो मैं तो हो गया यहाँ साइड में, और भाई साहब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सवाल है ये तुम्हारा। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो, 2-4 मिनट का समय लो, और अगर हिले तो ठीक, और ना हिले तो मैंने तो करवाना ही है। कर दोगे ना? पक्का सोच लो, 100% एकदम करो, ट्राई करो। दिल को करार आया, पहली बार आया, तुम पे है प्यार आया, ओ यारा, ओ यारा। करा? पक्का मैं करा हूं? देखो सुनो, आ जाओ, देखो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। द ट्रॉली रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड आउट द टेंशन। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्सेस दोनों आपस में बैलेंस्ड हैं। मतलब या तो ऐसा कह सकते हैं कि ट्रॉली ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, और अगर जा भी रही है ना ऊपर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 मतलब ऊपर नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो मतलब अगर पहला वाला पार्ट मुझे सॉल्व करना है तो मुझे ऊपर नीचे के जो फोर्सेस हैं उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। आ जाओ लो, बैलेंस कर लो, है ना। सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो मैं बोलता हूं रस्सी में टेंशन को T बोल दिया जाए, इसको भी T बोल दिया जाए, तो एक तो ये रहा ऊपर वाला फोर्स टेंशन, और एक ये रहा ऊपर वाला फोर्स टेंशन, है ना। ट्रॉली पर खड़ा होकर के देखें तो एक तो फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा। इसके अलावा एक ट्रॉली का mg नीचे लग रहा होगा, 10 × 10 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, और आदमी का भी जो mg है वो नीचे लग रहा होगा, कितना, 50 × 10, तो कितना, 500 न्यूटन। तो अगर ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स दोनों को बैलेंस करना है ना, दोनों को अगर हमें बैलेंस करना है पहले पार्ट के लिए, तो ऊपर टोटल फोर्स कितने हैं, एक तो ये T और एक ये T, तो भाई साहब 2T = टोटल नीचे वाले, तो ये कितना है, 500 + 100, तो ये आ गया 600 न्यूटन। तो टेंशन आ गई भाई साहब चुपचाप से 300 न्यूटन। मैंने कहा ठीक भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला बहुत बढ़िया। अब सुने, बोला गया कि सेकंड पार्ट में कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही हो विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही हो विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, तब बोला कि टेंशन बताएं। अच्छा सुनो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है इसका मतलब कि पक्का ऊपर वाले फोर्स ज्यादा है और नीचे वाले फोर्स कम है, तो बस फ्री बॉडी इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऊपर वाले फोर्स मतलब 2T माइनस नीचे वाले फोर्स मतलब कि 600 = इस सिस्टम का ही मास मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम का ही एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का मास कितना है, 50, और ये 10 60, और सिस्टम का ही एक्सेलरेशन कितना, 2। बहुत बढ़िया साहब। तो 2T - 600 = कितना आया भाई साहब, बोलो 6 कितना आया, 6 दूनी 12, 120 आया ना। तो भाई साहब 2T = 6 से उधर जाएगा, 720 हो जाएगा। मैं सही कर रहा हूं ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से देखो, तो टेंशन कितना आ जाएगा, यह जाएगा 2 3 6, एक बच गया ना, 2 6 12 और 0, 360 न्यूटन। कितना आ गया, 360 न्यूटन। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, बाकी इक्वेशन एकदम सही बनाइए, लॉजिकली सब कुछ सही है, ठीक है। अब तीसरे बारी में क्या बोला, तीसरे सवाल में बोला कि द ट्रॉली गोज अप बाय द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर क्या बोला कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड द ट्रॉली। हाँ, अब मैन एंड द ट्रॉली की नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है, तो आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो पहले बना ही लें इसको, है ना। मैंने बोला मान लो ये वो आदमी है और ये खड़ा हुआ है ट्रॉली के ऊपर, तो इसका वेट लग रहा है नीचे, कितना, 500 न्यूटन,
है ना, नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई ये ट्रॉली भी ऊपर फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन यही मुझे निकालना भी है। इसके अलावा भाई साहब ये जो आदमी है, सोचो रस्सी पकड़ के खींच रहा है ना, तो इसके ऊपर देखो फोर्स कहां लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ। सर ऊपर, सर देख आदमी बन के सोचो, आदमी बन के सोचो, देखो एरो कहां है, ऊपर की तरफ, एरो कहां है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है और आदमी ऊपर जा रहा है भाई साहब, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। कितने एक्सेलरेशन से, विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो फ्री बॉडी इक्वेशन लिख लो, आदमी ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब कि ऊपर वाले फोर्सेस ज्यादा है ना, तो क्या लिखा गया, नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस 500 इज इक्वल टू आदमी का ही मास मल्टीप्लाइड बाय आदमी का ही एक्सेलरेशन। तो आदमी का मास तो 50 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो सामने कितना आया 100, सामने कितना आया 100, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेंशन तो मैं इस समय पहले से निकाल चुका हूं, कितना है 360 है भाई साहब, कितना है 360 है ना। कहां लिखूं, कहां लिखूं, यहां लिख लेता हूं, इसको यहां लिख लेता हूं, तो कितना आया नॉर्मल प्लस कितना आया 360 और माइनस का कितना आया 500, उसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, सामने 600 हो जाएगा ना, सामने हो गया 600, तो नॉर्मल कितना आ गया, ये आ गया 600 माइनस 360, तो 400 घटा दो तो 200 और साथ में 40, 240 है ना, तो नॉर्मल कितना आ गया, नॉर्मल आ गया 240 न्यूटन। ये बात भाई साहब, ऐसे सवाल सॉल्व होता है, बात समझ आ गई ना, पक्का। अच्छा कोई बच्चा कमेंट करके बोल सकता था, सर जब ये लिफ्ट ऊपर जाने वाला केस आपने माना था तब आपने सर ये नॉर्मल तो दिखाया नहीं। बेटा नॉर्मल जो होता है वो एक इंटरनल फोर्स है ना, नॉर्मल कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, सिस्टम को ऊपर या नीचे ले जाने में उसका कोई योगदान नहीं है, सिस्टम को मूव कराने में इंटरनल फोर्सेस का कोई योगदान होता नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिया हमने। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार अच्छे से, और सूडो फोर्सेस एकदम ढंग से क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये सवाल जो अपने को बताए गए ढंग से अपने को आ गए होंगे। इससे पहले का जो दिया था ना होमवर्क क्वेश्चन भाई साहब, सॉल्व करना उसको, टेंशन की और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करना और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m डैश। एससी वर्मा का सवाल है, वो बड़ा जानदार सवाल है, आंसर कुछ आता है m प्लस एम जी टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा, ऐसा कुछ आता है, देख लेना उसको। अच्छा सवाल था भाई साहब, वो बहुत बढ़िया सवाल था। बात समझ आई ना, यहां तक आए हो तो वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, और समझ आई हो तो भाई साहब नीचे बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा पढ़ाया हुआ, है ना। और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि सारे के सारे अपडेट्स अपने को मिलते रहे भाई साहब। और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेयर करना, ताकि तुम्हारे दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, चलो अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।